नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अमीर बाप की बेटी ने जब अपने गरीब सास ससुर को दर दर की ठोकरें खाने के लिए घर से धक्के देकर निकाला तो बेटे ने लिया ऐसा बदला कि ओए बुड्ढे, तू यहाँ पड़ा पड़ा आराम कर रहा है और उस बुढ़िया को रगरलियां बनाने कहाँ भेज दिया। जानवरों की जगह में रहने वाले जानवर कहीं के, पता नहीं इतनी बदबू और गंदगी वाली जगह में कैसे रह लेते हैं ये दोनों खूसट बुड्ढे, कहकर बड़बड़ाती हुई बहू रजनी वहां से तुरंत ही अपना नाक दबाकर भाग खड़ी हुई। उसने अपने सास ससुर को वहां रखा ही इसलिए था कि 4 दिन के जीने वाले बुढ़े बुढ़िया 2 दिन में ही मर जाए, क्योंकि वह अमीर बाप की बेटी अपने गरीब और लाचार सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसने उनको रहने की जगह ही अलग करवा दी थी। बहू रजनी का ऐसा रवैया राम सिंह जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अपने मन ही मन में सोचने लगे, वारे वाह, क्या जमाना आ गया है। बहू ने हमें खुद ही यह जानवरों के झोपड़े में लाकर पटक दिया है और कह रही है इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हो, जैसे यहाँ रहने में हमें मजा आ रहा हो। हम भी तो चाहते हैं साफ सुथरी जगह में रहना, लेकिन इस डायन ने तो खून पसीने की कमाई से बनाए घर पर ही कब्जा कर लिया है और हमें ही आंखें दिखाती है। आज रजनी और राजीव की शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं, लेकिन रजनी ने राजीव के माँ पिताजी के साथ सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, क्योंकि उसे अपने पिता के धन का घमंड जो था कि उसके पिता बहुत बड़ा नामी डॉक्टर है, इसलिए वे सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका लेने की ताकत रखते हैं। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि इस दुनिया में मानवता नाम की भी कोई चीज होती है और उसी मानवता को ही सारी दुनिया सलाम करती है और उसी के सामने झुकती भी है। रजनी जैसी मॉडल लड़की जिसके पिता ने उसके साथ 4 नौकर भेजे थे, उसे क्या पता था मानवता और दुनियादारी क्या होती है। रजनी ने तो राजीव को एक मॉल में पसंद किया था। जब राजीव अपने मालिक के बेटे की शादी की शॉपिंग करने मॉल में गया हुआ था, तभी रजनी की नजर राजीव पर पड़ी। राजीव की सादगी ही रजनी के दिल को अंदर तक छू गई। उसने अपने पापा से जिद की कि वह शादी करेगी तो सिर्फ राजीव से, वरना वह जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाएगी। बेटी की ऐसी जिद सुनकर डॉक्टर रस्तोगी जी तो भौचक्के ही रह गए थे। रस्तोगी जी ने राजीव के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की तो पता चला कि माँ विमला जी घर पर सिलाई का काम करती हैं और पिता राम सिंह जी छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा आमदनी तो नहीं होती है। और राजीव अभी अभी एक दवा फैक्ट्री में काम पर लगा है। इसलिए कुल मिलाकर राजीव एक साधारण परिवार से ही है। लेकिन रजनी के पिता को अपनी बेटी की जिद के आगे हार माननी पड़ी और रजनी का रिश्ता राजीव के घर लेकर जाना पड़ा। राजीव के पिता राम सिंह जी को राजीव के लिए रजनी का रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें पहले से ही आभास हो रहा था कि एक अमीर पिता की बेटी, वह भी मॉडर्न जमाने की पढ़ी लिखी लक्चड़ी किस्म की लड़की, राजीव के लिए सही नहीं है। उसे देखने से ही अंदाजा लगा लिया था। लेकिन राजीव की माँ विमला जी, जो सरल व्यवहार की महिला थी, जिन्हें जमाने के ज्यादा दांव ज्यादा समझ में नहीं आते थे, वह छल कपट से कोसों दूर सरल हृदय की महिला थी। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी मानकर अपने पति राम सिंह जी को भी रजनी और राजीव की शादी के लिए मना लिया और उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी गई, जिसका सारा खर्च भी रजनी के पिता ने ही उठाया ताकि समाज में बेइज्जती ना हो सके। रजनी को इसी बात का घमंड था कि उसके पिता के पास इतना पैसा है कि वह चाहे तो इस दुनिया की हर चीज खरीद सकती है। इसलिए आए दिन वह अपने सास ससुर का अपमान करती रहती थी। राजीव भी अपने अपने माता पिता का अपमान होता देखकर
कुछ भी नहीं कह पाता था, वरना रजनी उसे आत्महत्या करने और दहेज प्रथा के जुर्म में गिरफ्तार करवाने की धमकी दिया करती थी। रजनी चाहती थी कि जिस प्रकार वह अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़े करती रहती है, उन्हें अपमानित करती रहती है, राजीव भी ऐसे ही अपने माता पिता से लड़ाई करे, उन्हें अपमानित करे। इसलिए वह हमेशा ऐसे समय की तलाश में रहती थी कि जब राजीव के माता पिता उसकी नज़रों में गलत साबित हो। रजनी रोज ही किसी न किसी बात को लेकर अपने सास ससुर से लड़ाई झगड़े करती रहती थी। इसलिए राजीव चाहता था कि वह अपने मायके चली जाए, लेकिन वह वहां भी नहीं जाना चाहती थी। उसे तो राजीव के मम्मी पापा से लड़ाई करने में ही मजा आता था। रजनी घर का कोई काम नहीं करती थी और ना ही घर के नौकरों को करने देती थी। वह कभी भी उन्हें अपने कमरे में बुला लेती और कभी उनके साथ गेम खेलती या कभी अपने हाथ पैर दबाती, कभी अपने सिर की मालिश करवाती, क्योंकि नौकरों की तनख्वाह तो उसके पापा के घर से मिलती थी और बाकी के अधूरे काम वह अपने सासू माँ से करवाती। बेचारी विमला जी जब तक उनके हाथ पैर चलती रहती तब तक तो उन्होंने सारे काम अच्छे से किए, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापे के कारण अब उनसे सारे काम नहीं किए जाते थे। रजनी ने देखा कि बुढ़िया तो अब किसी काम की नहीं रही, तो उसने उन दोनों बुजुर्गों का सामान घर के पीछे बने छोटी सी झोंपड़ी, जिसमें बहुत दिनों पहले गाय बकरियां बांधी जाती थी, वहां डलवा दिया। झोंपड़ी से बहुत बदबू आ रही थी, क्योंकि कई दिनों से साफ सफाई नहीं की गई थी। विमला जी ने रजनी के सामने हाथ पैर जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, हम बूढ़े बुढ़िया पर रहम करो। वह झोपड़ी कई दिनों से बंद पड़ी है और ना ही उसकी साफ सफाई हुई है, इसलिए वहां से बहुत बदबू आ रही है और छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े भी काट रहे हैं। राजीव के पापा की तबीयत भी खराब हो गई है, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है बहू, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बहू, तो हम बूढ़े बुढ़िया पर कुछ तो रहम करो। रजनी उस समय अपनी एक सहेली जो विदेश में रहती थी उसके साथ वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी। उसकी सहेली ने विमला जी की दयनीय हालत को देख लिया और उसे बहू कहते हुए भी सुन लिया था, तो उसने कहा, अरे रजनी, तू ठहरी इतनी अमीर बाप की बेटी, पढ़ी लिखी मॉडर्न जमाने की लड़की, और तेरी शादी ऐसे फटीचर के घर में जिन्हें ना ही पहनने का सलीका है ना बोलने का। देखने में तो ये किसी भिखारी से कम नहीं लग रहे हैं। कौन है वो बुढ़िया जो तेरे पीछे हाथ जोड़े खड़ी है? रजनी ने अपनी आंखों के ऊपर आए बालों पर फूंक मारते हुए कहा, अपना मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, तू भी क्या फालतू लोगों के बारे में बातें करने लगी? तुझे लग रहा है ऐसे फटीचर भिखारी मेरी सास होगी? ये तो मेरे घर की नौकरानी है, नौकरानी, इसे कुछ चाहिए होगा इसलिए खड़ी है। रजनी ने अपनी सहेली को लाख दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन उसकी सहेली नहीं मानी। उसने कहा, तुझे बहू कह रही है, जरूर वह तेरी सास ही है। रजनी ने उस समय तो उसे मजाक मजाक में हाँ कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में अपनी सास के लिए आग की ज्वाला धधक रही थी। उसने अपनी सहेली के साथ बहुत देर तक बात की। जैसे ही फोन काटा, सबसे पहले अपनी सास की तरफ मुड़ी। विमला जी वहां से जा चुकी थी। वह गुस्से में आग बबूला होती हुई सीधे वहां पहुंची जहां राम सिंह जी बहुत ही कठिनाई से सांस ले रहे थे। वह अपना नाक दबाते हुए बोली, ओए बुड्ढे, तू यहाँ पड़ा पड़ा आराम फरमा रहा है और उस बुढ़िया को कहाँ भेजा है रगरलियां बनाने? जानवरों की जगह में रहने वाले जानवर कहीं के, पता नहीं इतनी बदबू और गंदगी वाले जगह में कैसे रह लेते हो? कहकर बड़बड़ाती हुई रजनी तुरंत ही वहां से निकल गई। इतनी बदबू आ रही थी कि वह एक मिनट भी वहां नहीं रह पाई। थोड़ी देर में विमला जी थोड़ा सा गोबर लेकर आई ताकि वह उस झोपड़ी के नीचे से लिपाई कर सके। फिर थोड़ी देर में नीम की पत्ती का धुआं किया
ताकि वहां के सारे मच्छर और कीड़े मकोड़े भाग सके। विमला जी के प्रयास से वह झोपड़ी 2 दिनों के अंदर साफ सुथरी और रहने लायक हो गई। और उधर रजनी मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो, इतनी गंदगी जगह में कहाँ रखा है कि वह 4 दिनों तक जीने वाले 2 ही दिनों में मर जाएंगे। कुछ दिनों बाद ही रजनी फिर से किसी काम से घर के पीछे गई। उसने देखा, अरे बुढ़िया ने तो झोपड़ी की काया पलट ही कर दी है। तो उसके दिमाग में फिर खिचड़ी पकने लगी। उसने उन्हें परेशान करने की तरकीब सोची। उसने अपने घर के निकलने वाले सारे कूड़े को उस झोपड़ी के सामने डाल दिया, ताकि वे दोनों जैसे ही उठे सबसे पहले उन्हें कूड़े की बदबू ही मिले। सुबह होते ही विमला जी जैसे ही उठी, बदबू सीधे झोपड़ी के अंदर गई, जिसकी वजह से राम सिंह जी को सांस लेने में परेशानी होने लगी। विमला जी भागती हुई जब अपनी बहू से उस कूड़े के बारे में बात करने गई, तो वह फिर से वीडियो कॉलिंग पर अपनी उसी सहेली से बात कर रही थी। उस दिन फिर से उसकी सहेली ने विमला जी को देख लिया तो रजनी की फिर से हंसी उड़ाई। आज तो रजनी का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर था। उसने कॉल कट किया और विमला जी की तरफ मुड़ी। उसने आव देखा न ताओ विमला जी को लात घूंसों से मारने लगी। विमला जी पूछती रह गई, बहू आखिर मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों मार रहे हो? लेकिन रजनी ने उनकी एक नहीं सुनी और कभी उनके बाल खींच कर घसीटती, कभी लात से मारकर गेंद की तरह इधर से उधर लुढ़काती। विमला जी का चिल्लाना सुनकर राजीव भी जाग गया। राम सिंह जी भी जाग गए थे, लेकिन दमा की बीमारी के कारण वे बहुत कमजोर हो गए थे, इसलिए बिस्तर से उठकर भी नहीं जा सकते थे। लेकिन राजीव जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और उधर दौड़कर भागा जिधर से शोर सुनाई दे रहा था। रजनी का रौद्र रूप देखकर राजीव तो हक्का बक्का रह गया। अपनी पत्नी के द्वारा अपनी ही माँ को इतनी बेरहमी से पीटता देख राजीव की आंखों में आंसू आ गए। रजनी ने जब उसके मम्मी पापा को उस बदबूदार झोपड़े में रखा था, तब भी राजीव ने उसका विरोध किया था। लेकिन रजनी ने राजीव को धमकी दी कि वह उसके मम्मी पापा को जहर देकर मार डालेगी और उसे भी दहेज प्रथा के केस में अंदर करवा देगी। इसलिए वह चुप रह गया, दिल में ये तसल्ली रखकर कि कम से कम उसके माता पिता उसकी आंखों के सामने तो हैं। लेकिन आज तो राजीव ने हद ही कर दी थी। इसलिए राजीव ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और अपनी माँ को बचाने के लिए उन दोनों के बीच में चला गया। रजनी के अंदर उस समय क्रोध तो इतना भरा था कि उसने अपने पति को भी लात घूंसों से खूब मारा। जब राजीव ने उसे शांत करने की उसके हाथ पकड़ लिए तो उसने उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने उसे मारा है और अपने तीनों नौकरों को बहुत सारे पैसा देकर अपने पक्ष में करके गवाह बना दिया कि उन्होंने राजीव को मारते देखा है, जबकि राजीव ने रजनी पर हाथ भी नहीं उठाया था। पापा डॉक्टरी रस्तोगी ने भी अपनी बेटी की बात मानकर राजीव को पुलिस के हवाले कर दिया और रजनी ने विमला जी और राम सिंह जी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और ये धमकी दी कि अगर आपको अपना बेटा वापस चाहिए तो चुपचाप रहिएगा, किसी को भी सच्चाई बताने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपका बेटा जिंदगी भर जेल की चक्की पीसता रहेगा। दोनों माता पिता ने वादा किया कि वे लोग किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बेटे को आजाद करवा दे। रजनी को पता था कि ये 2 कौड़ी के लोग न्याय की नहीं बल्कि अपने बेटे की ही सोचेंगे, इसलिए उसने ऐसी शर्त रखी और कुछ दिनों तक जेल में रखने के बाद रजनी ने अपना केस वापस ले लिया और राजीव से तलाक ले लिया और मुआवजा के रूप में उसने राजीव के माता पिता के जीवन भर की कमाई का एकमात्र सहारा, जिसमें वे लोग अपना सर छुपा सकते थे, उस घर को मांग लिया। राजीव ने रजनी से बहुत निवेदन किया कि घर उसके माता पिता को वापस कर दे, तो राजीव अपनी तनख्वाह से आधी तनख्वाह उसे हर महीने दिया करेगा। लेकिन वह नहीं मानी और उसने तीनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब तो राजीव
अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करने लगा। 2 दिन उन्होंने रेलवे स्टेशन में गुजारी। राजेश ऑफिस गया। बॉस ने उसे बताया कि वह लोग जिस प्रोजेक्ट पर पिछले 6 वर्षों से काम कर रहे थे वह सफलतापूर्वक अप्रूवल कर दिया गया है और उसी के सिलसिले में उनके साथ राजीव को भी कुछ दिनों के लिए विदेश जाना होगा, क्योंकि बॉस ने बेटे बहू अपने हनीमून ट्रिप पर गए हुए हैं। शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन काम की अधिकता के कारण वह कहीं भी नहीं गए थे। इसलिए थोड़ी फुर्सत मिलने पर प्रोग्राम बनाया और इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास हो गया। इसलिए राजीव को मजबूरन अपने बॉस के साथ विदेश जाने के लिए हाँ कहना पड़ा। राजीव ने अपने माँ पिताजी को भी नहीं बताया कि वह विदेश जा रहा है और जल्दी जल्दी में अपने ऑफिस की तरफ से ही अपने बॉस के साथ विदेश निकल गया। उसकी बॉस की पत्नी नेक दिल इंसान थी। वह एक माँ की ममता को समझती थी और राजीव के सादगीपूर्ण व्यवहार को भी समझती थी। राजीव शर्मीला लड़का है, इसलिए वह अपने परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं कहता था। ये सोचकर उन्होंने कुछ राशन का सामान और घर गृहस्थी के काम आने वाली वस्तुएं खरीदकर स्वयं उसके मम्मी पापा से मिलने चली गई। पर जाकर देखा कि अजनबी लोग वहां बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। रजनी की नजर जब राजीव की मालकिन पर पड़ी तो सर पर पल्ला रखकर और घड़ियाली आंसू बहाती हुई बोली, आंटी जी, राजीव कहाँ गए? पता ही नहीं चल रहा। ना ही वह घर पर आए हैं और ना ही उन्होंने कोई फोन ही किया है। इस बारे में सोच सोच कर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। कहती हुई वह लेकर रोने लगी। रजनी को रोता देख उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उससे वादा किया कि उसके घर खर्च के लिए हर महीने राशन और पैसे भेज दिया करेंगी, क्योंकि राजीव तो अभी कुछ दिनों तक विदेश में ही रहने वाला है। और जब उन्होंने राजीव की मम्मी पापा के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि वह लोग तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। राजीव की मालकिन रमा जी, जो कि उस पर और भी दया आ गई, इसलिए उन्होंने अपनी तारीफ से 10,000 रुपये खर्च करने के लिए दे दिए। रजनी ने उनके पैर छुए और मन ही मन बहुत खुश हुई। उनके जाने के बाद उसके घर आए उसके मतलबी दोस्तों से ठहाके लगाते हुए बोली, जितने मूर्ख राजीव और उसके माँ बाप हैं, उससे कहीं ज्यादा मूर्ख तो उसकी बॉस की पत्नी है। उसे इतना भी नहीं पता कि मैंने ही उसके लाडले राजीव और उसके माता पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला है। और सभी लोग एक दूसरे को तालियां देकर हंस पड़े। अब रमा जी राजीव के घर अर्थात रजनी के घर हर 2-4 दिनों के बाद कुछ ना कुछ भिजवा दिया करती और रजनी खुशी खुशी रोज ही अपने दोस्तों के साथ उनके द्वारा भेजे गए सामानों से एंजॉय करती। राजीव के माता पिता रोज ही अपने बेटे के वापस आने का इंतजार करते रहते। कई दिनों तक तो उन दोनों ने पानी पीकर अपनी भूख को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब भूख उनके बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो दोनों ने स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगना शुरू कर दिया। राम सिंह जी और विमला जी स्वाभिमानी किस्म के लोग थे। जब जब ये लोग लोगों के सामने भीख मांगने के लिए हाथ फैलाते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। इसलिए उन्होंने आपस में विचार किया कि अब वह लोग भीख नहीं मांगेंगे, बल्कि राम सिंह जी ने कहा कि वह जूते पॉलिश किया करेंगे और विमला जी चिप्स के पैकेट बेचेंगी। इस प्रकार इतने पैसे तो कमा ही लेंगे कि उन दोनों का पेट भर सके। दूसरे दिन से राम सिंह जी ने भीख से मिले कुछ रुपयों से जूते पॉलिश करने का कुछ सामान खरीदा और एक कोने में अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। विमला जी ने भी कुछ चिप्स और कुरकुरे के पैकेट खरीदे और लोगों के पास जा जाकर बेचने लगी। विमला जी के चिप्स और कुरकुरे पैकेट को ज्यादातर लोग नहीं खरीदते थे, क्योंकि सभी लोग तो पहले से ही दुकान से खरीदकर खाने पीने का पर्याप्त सामान लेकर चलते थे, या फिर ट्रेन के अंदर कोई बेचने आता उसे खरीद देते थे। इसलिए रेलवे स्टेशन में घूमते फिरते वो भी चिप्स कुरकुरे के पैकेट खरीदना पसंद नहीं करते थे। इसलिए विमला जी को चिप्स और कुरकुरे के पैकेट को बेचने के लिए बहुत मकसद करनी पड़ी थी। एक दिन राम सिंह जी जूते पॉलिश कर ही रहे थे
कि उनके पास राजीव के बॉस डॉक्टर विनय ने अपने जूते वाले पैर रख दिए। राम सिंह जी नीचे सिर किए उनके जूते को अच्छी तरह से चमकाने में लगे रहे। तभी विनय ने कहा, लगता है आप बहुत पुराने मोची रखते हो, तभी तो आपको इतना अनुभव है जो इतने सलीके से जूते पॉलिश करते हो। तभी राम सिंह जी ने अपना सिर ऊपर किया। उनके बाल और दाढ़ी बड़ी हुई थी। फिर उन्होंने राम सिंह जी को पहचान लिया और कहा, अरे राम सिंह जी, आप यहाँ पर ये काम क्यों कर रहे हो? आप दोनों पति पत्नी तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे ना, फिर आप यहाँ ये सब क्यों कर रहे हो? और आपके घर तो मेरी पत्नी रमा जी कुछ ना कुछ भेज दिया करती हैं ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, फिर आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? उसी समय विमला जी भी अपने पास कुछ चिप्स और कुरकुरे के पैकेट लिए चली आ रही थी। डॉक्टर विनय ने उन्हें देखा तो समझ गए कि दाल में कुछ काला है। राम सिंह जी और विमला जी को अपने पास बैठाया और पूछा, आखिर उनके साथ क्या हुआ है? विमला जी और राम सिंह जी ने रो रो कर वो सारी बातें बताई जो रजनी ने उनके साथ किया था। विनय जी समझ गए कि रजनी कितनी चालाक औरत है। पत्नी रमा जी को फोन लगाया और सारी बात बता दी कि रजनी ने अपने पति और उसके माँ बाप के साथ क्या क्या किया है, इसलिए अब उसके पास कुछ भी चीज या पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर विनय ने राम सिंह जी और विमला जी को अपने साथ अपने घर ले गए और उन्हें एक कमरे में रहने के लिए जगह दी। खाने की सारी व्यवस्था की। डॉक्टर विनय सिर्फ आपके बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे, इसलिए उन्होंने शहर के बीचों बीच एक किराने की दुकान खोल दी, जिसमें दोनों पति पत्नी दिन भर रहते। दोनों का व्यवहार इतना अच्छा था कि ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। राम सिंह जी को भी फुर्सत नहीं थी। राम सिंह जी अपनी दुकान खोलने के लिए जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, उन्हें अपनी दुकान के पास एक औरत फटे पुराने कपड़े पहने एक कोने में सिमटी हुई दिखाई दी, जिसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। उसके हाथ पैर की उंगलियां गल रही थी। उसके शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि उसके पास कोई खड़ा भी नहीं रहना चाहता था। औरत को गौर से देखा तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू रजनी ही थी। उसने राम सिंह जी की तरफ शर्म से भरी नजरों से देखते हुए इशारे से ही माफी मांगी, क्योंकि उसके शरीर के एक भाव को पैरालिसिस भी हो गया था। वो बोल भी नहीं पा रही थी। तभी कुछ देर बाद विमला जी भी वहां पहुंच गई। रजनी को उस हालत में देखा तो वह तो उसे देखते ही रह गई। फिर उन्होंने उससे पूछा, रजनी, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? हमेशा बड़बड़ करने वाली आज इतनी शांत कैसे बैठी है? और तुम्हारे पापा जो सबसे बड़े और नामी डॉक्टर थे, कहाँ गए? और कहाँ गई उनकी अमीरी? तब रजनी ने उनसे भी इशारे से अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसके पास से एक डायरी मिली जिसमें उसके पापा का नंबर था। उस नंबर से उन्होंने फोन लगाया तो वह फोन उनके पड़ोसी का था। उन्होंने बताया कि रजनी के पापा लालच में आकर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हार्ट और किडनी बेचने का धंधा करने लगे थे। बहुत से दुश्मन हो गए थे और एक दिन घर से कहीं जाने के लिए गए तो वापस नहीं आए। शायद लगता है किसी ने उन्हें बाहर ही मार डाला। रजनी ने जब से अपने पति और सास ससुर को उनके ही घर से निकाला था, तब से रोज ही अलग अलग लोगों के साथ जाकर पार्टियां करने लगी थी। जब तक उसके पास पैसे थे उसके ढेर सारे दोस्त थे, लेकिन उसके नसीब का ही दोस्त कहो, जब से उसे पैरालिसिस कोढ़ हुआ तब से उसके दोस्त ना तो उसके पास आते हैं और ना ही उसकी खोज खबर लेते। अब तो वह दर दर की ठोकरें खाती फिरती, क्योंकि अब उसके पास ना तो पापा की धन दौलत बची थी, ना ही ससुराल की जो एकमात्र घर था उसे बेचकर खूब मजे किए। अब जब दुख की घड़ी आई तो उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। काश देवता सामान सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद
आज उसे ये दिन ना देखने पड़ते। तब राम सिंह जी ने कहा, क्या किया था उसने अपने सास ससुर के साथ, और आपको कैसे पता चला कि उसने क्या किया? उसने बताया कि रजनी इतनी बेहुदा लड़की है, उसी सभी को खुश होकर तालियां पीट पीट कर बताया था कि उसने अपने पति और सास ससुर को कैसे कैसे तड़पाया और खाली हाथ धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तब राम सिंह जी ने बताया कि मैं रजनी का ससुर ही बोल रहा हूँ। रजनी मेरी दुकान के पास ही बैठी है। इसकी हालत इतनी खराब है कि पास जाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। इसका कोई हमदर्द हो या रिश्तेदार हो तो प्लीज उन्हें बता दीजिएगा, ताकि इसे यहाँ से लेकर चले जाएं, या फिर आप लेकर जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब, हम जबरदस्ती क्यों मुसीबत मोल लेना चाहेंगे? जो जैसा करता है उसी तो वैसा ही भुगतना पड़ता है ना, इसलिए उसे भी भुगतने दो, हमें क्या उसके दुख से, कहकर फोन काट दिया। राम सिंह जी ने विमला जी को फोन पर हुई सारी बातें बताई। रजनी भी उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसे आज समझ में आ रहा था कि जब तक उसके पास पैसे थे, वही पड़ोसी उसे कितने अच्छे से बेटी बेटी कहते नहीं थकते थे, लेकिन आज मुसीबत की घड़ी में पहचानना भी भूल गए। विमला जी कोमल हृदय की महिला थी। राम सिंह जी से कहा, देश में राजा महाराजा लोग युद्ध के समय में भले ही दुश्मनों से लड़ाई करते थे, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाता था तब दुश्मन के घायल सिपाहियों को भी पानी पिलाया जाता था। ऐसे दयालु और धर्मपरायण देश में रहने वाले लोग हैं हम लोग। इसलिए हमसे कितने भी बुरे बर्ताव किए हों, लेकिन ये अभी हमारी बहू है और दुखी है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है इसे कोई अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाए। राम सिंह जी गुस्से में बोले, विमला जी, इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था सब भूल गई क्या? और तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती हो? नहीं, हम इसे ऐसे कहाँ लेकर नहीं जाएंगे, हम क्यों लेकर जाएंगे कहीं भी? विमला जी बोली, अजी, अगर हम भी इसी की तरह करने लगेंगे तो इसमें और हमारे में क्या अंतर रह जाएगा? फिर राम सिंह जी से एम्बुलेंस को फोन करने के लिए कहा। राम सिंह जी ने एम्बुलेंस को फोन किया और रजनी को उसमें बैठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। राम सिंह जी ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी और एक दिन रजनी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। और जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो वह विमला जी के पैर पकड़कर रोने लगी कि वह अब से एक आदर्श बहू बनकर रहेगी, लेकिन उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दे। विमला जी ने कहा, देखो रजनी, मैंने तुम्हारा इलाज करवा दिया है और तुमने हमारे बेटे को तलाक भी दे दिया है। इस लिहाज से ना ही तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, ना ही हमारी बहू। इसलिए बेहतर होगा अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करो और कहीं अच्छा सा काम ढूंढकर जीवन जियो। रजनी ने राजीव से भी माफी मांगकर एक मौका देने के लिए विनती की, लेकिन राजीव ने भी कह दिया, रजनी, कुत्ते की पूंछ को नदी में डालने से वह सीधी नहीं होती, जैसे ही निकालो वह फिर से टेढ़ी हो जाती है। ठीक उसी तरह कुछ लोगों की फितरत भी होती है। थोड़ी देर किसी की बातों के दबाव में आकर तो ठीक से व्यवहार करते हैं, परंतु जैसे ही मौका मिल जाता है रंग दिखाना नहीं छोड़ते। इसलिए तुम्हारे ऊपर अब भरोसा रही, इसलिए बेहतर होगा और समय बर्बाद ना करते हुए यहाँ से चली जाओ और अपना कैरियर बनाओ तो ज्यादा खुश रहोगी। रजनी जब सब तरफ से हार गई तो अपना सा मुंह लेकर वहां से चली गई और जीवन भर पछताती रही कि काश वह समय रहते पहले ही सुधर जाती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। दोस्तों, इसलिए हमारे पूर्वज हमें सिखाते थे कि चालाकी 4 दिन ही चमकती है, परंतु ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है, जैसे राजीव और उसके माता पिता की ईमानदारी चमकती रही। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।